तो रिकॉर्ड कीपिंग ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। एंटिटी में आप जो भी करते हो उसकी या तो पॉलिसी होनी चाहिए या उसकी फिजिकल रिकॉर्ड होनी चाहिए, दोनों होगा तो बहुत अच्छा है। पॉलिसी इटसेल्फ इज अ रिकॉर्ड कि हमारी ये पॉलिसी रिकॉर्ड हो गया हो, ओके। तो रिकॉर्ड एंडिंग हो गया यहां पे। तो ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स की हमने बात की। रिकॉर्ड के बाद क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में? रिकॉर्ड्स के बाद क्या चालू होता है? रिकॉर्ड्स एक फेज 1 हो गया ना, रिकॉर्ड हो गया, बुक कीपिंग हो गया। अभी क्या चालू होना चाहिए? रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ना। तो अकाउंटिंग चालू होता है। अकाउंटिंग कैसे चालू होता है? व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस? ये फेज 2 है, दिस इज फेज 2 अकाउंटिंग। रिकॉर्ड कीपिंग के बाद क्या चालू हो गया? अकाउंटिंग। मैं थियोरेटिकल नॉलेज नहीं बता रहा अकाउंटिंग का क्या है, लॉ में क्या लिखा है वो नहीं। आप लोग अकाउंटिंग कैसे करते हो, प्रैक्टिकली कैसे अकाउंटिंग होता है किसी भी फर्म में, हमारी नहीं, किसी भी फर्म में अकाउंटिंग कैसे होता है। तो रिकॉर्ड्स आ गए आपके पास। रिकॉर्ड्स में क्या है? बैंक स्टेटमेंट इज अ रिकॉर्ड, कैश बुक इज अ रिकॉर्ड, परचेस लेजर इज अ रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड हो गया। असेट, जमीन परचेस की उसका रिकॉर्ड, लोन लिया उसका रिकॉर्ड, लोन का रिपेमेंट किया उसका रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड आ गए, स्टेटमेंट आ गए आपके पास, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आ गया आपके पास। तो ये हो गया रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड को क्या करोगे आप? अकाउंट्स। रिकॉर्ड को क्या करोगे? अकाउंट्स। तो रिकॉर्ड को आप अकाउंटिंग करने के टाइम पे आपको इसलिए अकाउंटिंग करने नहीं आता या आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आपको उसका ट्रांजैक्शन, कलर दिख नहीं रहा है, ट्रांजैक्शन या आपको उसकी इवेंट का नॉलेज नहीं होता। ट्रांजैक्शन या इसलिए आपको नहीं समझता कि बैंक में से पैसे तो गए हैं, लेकिन क्यों गए, कहाँ गए, क्यों, किसको गए, ये नहीं पता आपको। तो यू डोंट नो द ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट कौन से होते हैं? या तो असेट परचेज किया होगा, इवेंट ट्रांजैक्शन होगा। असेट परचेज, असेट सेल, समझ में आ रहा है? हेलो। लाइबिलिटी टेकन, लाइबिलिटी रिपेड, लोन टेकन, लोन रिपेड, सेल्स मेड एंड पेमेंट रिसीव, परचेस मेड एंड पेमेंट डन, समझ में आ रहा है आपको? सैलरीज पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस पेड, होटल चार्जेस पेड। तो आपको ट्रांजैक्शन समझ में आने चाहिए। कुछ एक चीज लॉस हो गई, डैमेज हो गई, तो डैमेज को बुक करना है आपको, दैट इज इवेंट। बैड डेट बुक किया, इवेंट। डेप्रिसिएशन बुक किया, इवेंट। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूं? तो आपको ट्रांजैक्शंस और इवेंट को समझना है, और ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को समझने के लिए यू नीड टू हैव अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिजनेस मॉडल ऑफ द क्लाइंट। इसलिए बिजनेस मॉडल इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी क्लाइंट का बिजनेस नहीं समझा तो आप उसके ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट को नहीं समझ सकते। ये तो क्लैरिटी है। जिसका भी आपको बिजनेस समझ में आ गया उसके ट्रांजैक्शन एंड इवेंट समझना बहुत आसान है। हाँ, उसके बाद 20% ऐसे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हो सकते हैं जो नहीं समझ रहे, उसको आप सस्पेंस बोलते हो। तो वो सस्पेंस को आप क्लियर करके ले लेना बाद में, और 2-3 महीने सस्पेंस अगर किसी के साथ क्लियर करते रहोगे तो सस्पेंस भी कम होते जाएंगे हर महीने। लेकिन आप लोग गलती करते हो कि आप साल भर खत्म होने के बाद सस्पेंस लेके बैठते हो, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। रियल टाइम बेसिस पे होना चाहिए। रियल टाइम मतलब 15 डेज। चलो 15 डेज में नहीं कर पाए, मंथ के ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। इस महीने का अकाउंटिंग इसी महीने में होना चाहिए, क्योंकि अगले महीने 7 तारीख को TDS पे करना है, 11 तारीख को R1 फाइल करना है, 14 को या 15 को आपको R2B के साथ रिकंसाइल करना है। तो ये महीने का 6 महीने बाद काम कैसे करोगे? डेबिट नोट छूट गया, क्रेडिट नोट छूट गया, कितनी बार सुनने में आया ये चीज। अकाउंटिंग परफेक्ट अगर करनी है तो जो बिजनेस ने ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट के, उसका आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए, उसके बिजनेस का डिटेल नॉलेज होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? चलो आगे। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट समझ में आया। अभी क्या करोगे? यहां पे आपको नॉलेज ऑफ बिजनेस होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए आपके पास? नॉलेज ऑफ बिजनेस। जितना बिजनेसमैन को पता है उससे ज्यादा आपको पता होना चाहिए, तब बोलेंगे आपको उसके बिजनेस का नॉलेज है। क्योंकि आप ऑडिटर हो। ऑडिटर कौन है? चेकर है। हेलो, ऑडिटर कौन है? चेकर है। तो चेकर को जो मेकर है उससे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप कैशू वाले का काम कर रहे हो तो आपको कैशू की इंडस्ट्री के बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए जो उससे ज़्यादा है, जो ओनर है उससे ज़्यादा आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ऑडिट कर पाओगे अच्छे से। तो नॉलेज ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो यू विल अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। आगे चलता हूँ।
ट्रांजैक्शन इवेंट को हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में पास करते हैं ना। क्या यहाँ पे पास करते हैं अभी हम? ट्रांजैक्शन समझ में आया तो आप क्या करोगे, जर्नल एंट्री पास करोगे ना। अब ट्रांजैक्शन इन इवेंट को देख के समझ में आ रहा है, ओके ये सेल्स ट्रांजैक्शन है, आपको देख के समझ में आ रहा है ना, ये सेल्स ट्रांजैक्शन है, ये परचेस का ट्रांजैक्शन है, असेट परचेस का ट्रांजैक्शन है, असेट सेल का ट्रांजैक्शन है, बैंक का लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है। तो ट्रांजैक्शन देख के पहले ट्रांजैक्शन क्या हुआ आपको समझा। मान लेता हूं उसका वाउचर या कोई ना कोई रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बन चुके हैं। अब उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, जर्नल एंट्री में। और जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको अकाउंटिंग रूल आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है। तीन ही तो अकाउंट होते हैं, हेलो, तीन ही अकाउंट होते हैं। और यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। हम 4 ही टाइप के ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस में। कौन से 4 टाइप के ट्रांजैक्शन है बेटा? या तो वो इनकम होगा, या तो एक्सपेंस होगा, या तो वो असेट होगा, या तो वो लाइबिलिटी होगा। तो ये ट्रांजैक्शन इन इवेंट को आपने जब आइडेंटिफाई, पता है ना आपको, जब टैली में एंट्री मारते तो रिसीट, पेमेंट, सेल्स, परचेस, लेजर अलग अलग होते हैं। तो आपने इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी, डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो लेजर क्रिएट करना पड़ेगा ना आपको। तो ट्रांजैक्शन को जब समझोगे तो उसके हिसाब से लेजर क्रिएशन होगा, और ऑलरेडी क्रिएटेड लेजर होगा तो उसको आइडेंटिफाई करके आप वहां पे एंट्री मारोगे। और एंट्री मारने के लिए आपको 3 ही नियम पता होनी चाहिए, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा हूं क्या मैंने क्या बोला, ट्रांजैक्शन इन इवेंट को आपने समझ लिया। आपको नहीं समझ रहा है तो वो मालिक से बात किया, ओनर से बात किया, अकाउंटेंट से बात किया, जो भी है, जो भी बंदा वहाँ पे इन्वॉल्व है उससे बात करके आपने समझाया। आपके सीनियर से बात किया, क्योंकि आपका सीनियर वो क्लाइंट बहुत दिनों से हैंडल करता है, तो ही अंडरस्टैंड दैट बेटर। ओके, तो ट्रांजैक्शन इन इवेंट आपने समझ लिया, बिजनेस का नॉलेज आपके पास आ गया। उसके बाद आपने जर्नल एंट्री समझी। जर्नल एंट्री 4 ही टाइप की हो सकती है, इनकम, एक्सपेंस, असेट या लाइबिलिटी। उसको रिकग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन बोलते हैं हम टेक्निकल टर्म्स में। वो उसकी जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको रियल, नॉमिनल अकाउंट्स के रूल पता होना चाहिए। रियल अकाउंट मतलब जो असेट के साथ डील करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट जो होता है वो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स मेनली उसके साथ डील करता है, ठीक है ना। पार्टी लेजर जो हम बोलते हैं ना, पार्टी लेजर जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो रहता है। एंड देन नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो सारे एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस ही होता है और सारे इनकम का क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट की भाषा आप बोलना सीखते हो जर्नल एंट्री के लेवल पे। जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको भी वो समझ में आ सकता है, प्लस माइनस है। डेबिट मतलब प्लस एंड क्रेडिट मतलब माइनस। प्लस में प्लस करना होगा तो हम बोलते डेबिट करना है, प्लस में माइनस करना होगा तो हम बोलते क्रेडिट करना है। क्रेडिट में प्लस करना होता है तो क्रेडिट में क्रेडिट करना होता है, क्रेडिट से माइनस करना होता है तो क्रेडिट को डेबिट करना होता है। तो देयर इज अ अकाउंटिंग रूल एंड देयर इज अ अमेरिकन रूल। बहुत बेसिक्स है, आप सीख लो, कभी ना कभी लाइफ में यार ये सीखना ही पड़ेगा। आपको समझ में आना चाहिए, प्लस करना है, मुझे अकाउंट का बैंक का बैलेंस बढ़ाना है तो ऑब्वियसली डेबिट करूंगा क्योंकि उसका ओरिजिनल बैलेंस डेबिट है। बैलेंस बढ़ाना है तो फिर से डेबिट करना पड़ेगा। मेरे को किसी को 1 लाख रुपया देना था, 20,000 मैंने दे दिया तो लाइबिलिटी कम करनी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। अब मैं डेबिट करूंगा तो ही तो लाइबिलिटी का बैलेंस कम होगा, क्रेडिट को क्रेडिट करूंगा तो लाइबिलिटी का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो आई अज्यूम कि यू नो, बिकॉज आई एम टीचिंग यू ऑडिटिंग, तो आई अंडरस्टैंड दैट यू नो द अकाउंटिंग। नहीं पता तो पता कर लो, फिर अकाउंटिंग का मॉड्यूल अलग से रिकॉर्ड होगा, लेकिन अभी मैं ऑडिटिंग के मॉड्यूल पे है। मैं बता रहा हूं कि ये सब पता होना चाहिए एज अ ऑडिटर आप लोगों को। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट रिकॉर्ड्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंट्रीज। एंट्री मारने के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम जो होता है जिसको आप बहुत लाइटली लेते हो, दैट इज नरेशन। एवरी एंट्री हैज सम एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज नरेशन? एक्सप्लेनेशन अबाउट द एंट्री। आप क्या करते हो, वो जो बैंक स्टेटमेंट में जो कुछ नंबर लिखा होता है उसको सिंपली कॉपी करके पेस्ट। कुछ लोग तो वो भी नहीं कर रहे, उतना भी मेहनत नहीं कर रहे। अरे बाबा, नरेशन मतलब उसको पूछो तो सही कि ये क्या है। रेंट होगा तो देखो ना, रेंट फॉर द मार्च मंथ, रेंट फॉर द अप्रैल मंथ, सैलरी फॉर द मार्च मंथ। समझ में आ रहा है ना कौन से महीने का सैलरी दिया। किसी को एडवांस दिया होगा तो क्यों एडवांस दिया, पूछो और लिखो उसमें कि इसके लिए एडवांस दिया था। तो नरेशन इज एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन दैट हैज हैपेंड एंड दैट यू हैव रिकॉर्डेड। तो नरेशन को बहुत लाइटली लिया जाता है। आपका एक कॉमन क्वेरी होना चाहिए कि आपके बिजनेस में नरेशंस नहीं लिखे जाते क्योंकि आपका अकाउंटेंट डम्ब है। नरेशन नहीं होगा तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थोड़ी ना क्या होगा अकाउंट्स।
कोई भी हम अकाउंट्स का एक एक ट्रांजैक्शन थोड़ी ना क्या पूछने जाएंगे अकाउंटेंट को, अरे नरेशन देख के हमको समझ में आना चाहिए वो क्या है। क्लियर है? तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन को इवैल्यूएट करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, देखेंगे उसको क्लासिफाई करेंगे, या तो ये असेट होगा, या तो इनकम होगा, या तो एक्सपेंस, अरे कुछ तो होगा, 4 में का एक ही होगा, 4 से ज़्यादा, 4 के बाहर नहीं है अकाउंट्स। ओके, समझ रहा है आपको? ये यहाँ पे आपको एक ऐसा एक इस लेवल पे एक ऐसा बना के देता हूँ आपको मैं, दिस इज द टी ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। तो वी हैव समथिंग कॉल्ड डेबिट एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड क्रेडिट। यहाँ पे असेट्स होते हैं तो असेट का डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ पे लाइबिलिटीज होती है तो लाइबिलिटीज का, दिस इज द ओरिजिनल बैलेंस हम बोलते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और यहाँ पे इनकम होते हैं, इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ये समझ में आ रहा है? तो भले हमारे पास 4 टाइप के लेजर होते हैं, लेजर के टाइप कितने होते हैं बेटा? 4 ही टाइप होंगे ना। हेलो, लेजर का और कोई टाइप हो सकता है क्या? अकाउंट्स इतना ही है, या तो वो असेट लेजर होगा तो उसका कौन सा बैलेंस होना चाहिए, या तो लाइबिलिटी लेजर होगा उसका कौन सा बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट, या तो एक्सपेंस होगा तो उसका कौन सा बैलेंस होना चाहिए, डेबिट, या तो इनकम होगा उसका कौन सा बैलेंस होगा। अब इनकम बढ़ाना है मुझे तो क्या करोगे आप, क्रेडिट। इनकम कम करना है, रिवर्सल मारना है तो क्या करोगे, डेबिट। एक्सपेंस बढ़ाना है या एक्सपेंस बुक करना है, सैलरी का लेजर पहले से बना है, अब क्या करोगे, सैलरी लेजर को डेबिट करोगे। सैलरी पे किया तो या तो बैंक से पे किया होगा, या तो आउटस्टैंडिंग होगा, या तो कैश में पे किया होगा, तो जो भी रिस्पेक्टिव लेजर होगा उसको क्रेडिट करना है। हेलो, असेट बढ़ाना है, असेट आया अपने पास तो क्या करेंगे, डेबिट। लाइबिलिटीज बढ़ानी है, लोन लिया आपने तो लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो भले हमारे पास 4 लेजर है लेकिन उनके बैलेंस कितने हैं, 2। जिंदगी में डेबिट और क्रेडिट के आगे कुछ नहीं अकाउंट्स में। समझ में आ रहा है? अब देखो गेम कैसे चलता है, लुक एट द रोमांस इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट P&L समझ में आता है आपको? तो सबसे पहले बिजनेस में लाइबिलिटीज आती है, डू यू अग्री? हेलो, सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या आती है, लाइबिलिटीज। मतलब या तो कैपिटल आएगा या तो लोन आएगा। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या आएंगी, या तो कैपिटल आएगा या तो लोन आएगा। मतलब सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। यहां से पैसा आया बैलेंस शीट में, बिजनेस में पैसा आना जरूरी है ना, या तो ओनर लाएंगे या तो बाहर के लोग लाएंगे। तो सबसे, या माल आप उधारी पे लेकर आओगे तो सबसे पहले लाइबिलिटीज आती है, वहां से आपके पास सोर्सेस आते हैं। यहां तक क्लियर है? पैसे आ गए, अभी क्या करेगा बिजनेस, अरे पैसे आ गए, कैपिटल आ गया, लोन आ गया, अभी बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस चालू करो ना। देखो ना, सोचो ना, पहले कैपिटल की एंट्री मारी, लोन की एंट्री मारी, पैसे आ गए, अभी क्या करेंगे, पैसे को यूटिलाइज करेंगे। तो क्या करोगे पैसे को, अरे पहले एसेट लेना चालू करोगे ना, पहले बैलेंस शीट को खत्म करो ना। करने के लिए तो कोई भी चीज़ कभी भी चालू हो सकती है, लेकिन आपको सीखने के लिए एक सीक्वेंस में जाओ ना। तो आपके पास बहुत सारी लाइबिलिटी आई, तो आपका बैलेंस शीट, अभी पूरा बैलेंस शीट P&L का फॉर्मेट है आपके पास, माइंड में फॉर्मेट बनाओ ना, बैलेंस शीट P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड है डेबिट साइड है, पूरा ब्लैंक रखो। ब्लैंक रखा, बैलेंस शीट को पूरा ब्लैंक रखो, असेट भी ब्लैंक एंड लाइबिलिटी भी ब्लैंक, पूरा ब्लैंक रखा। कैपिटल लेकर आ गया, लोन लेकर आ गया, 2 आइटम दिख रहे हैं बैलेंस शीट में। हेलो, उतना इमेजिन कर पा रहे हो ना, बैलेंस शीट में 2 आइटम लेकर आ गया, बैलेंस शीट को ब्लैंक रखा है, यहाँ पे 2 चीजें लेकर आ गया, कैपिटल एंड लोन। पैसे आ गए यहाँ पे, मान लेते हैं कैपिटल 2 करोड़ का आ गया, लाइबिलिटी 8 करोड़ की आ गई, 10 करोड़ आ गया हमारे पास। यहाँ पे बैंक अकाउंट दिख रहा है आपको, अभी यहाँ पे 10 करोड़ का क्या आ गया, बैंक में पैसा आ गया। अभी मेरा P&L कैसे दिख रहा है, पूरा का पूरा नील, P&L में कुछ भी अभी तक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन ये इतना तो हो गया। अब बैंक में पैसा कितना आ गया, 10 करोड़। अब 10 करोड़ का क्या करूंगा मैं, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस करूंगा। व्हाट आई विल डू, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस, एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। फंड को यूटिलाइज करूंगा क्या करने के लिए, असेट परचेस करने के लिए। क्या करने के लिए, अब असेट में क्या क्या आता है सर, असेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये फिक्स असेट आ गए सारे के सारे। तो ये 6 करोड़ के आ गए। तो 6 करोड़ मतलब यहाँ का बैलेंस कम हो गया रहेगा। अभी बैलेंस कितना बच गया फिर यहाँ पे, 4 करोड़। ये समझ में आना चाहिए ना, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। एक असेट बढ़ा तो दूसरा असेट कम हो गया। फिर मैंने कुछ असेट और लाए, स्टॉक लेकर आ गया। यहाँ पे क्या लेकर आ गया, स्टॉक, 12 करोड़ का स्टॉक लेकर आ गया। पैसे नहीं थे मेरे पास,
तो यहां पे क्रेडिटर बन जाएगा 12 करोड़ का। आपको समझ में आना चाहिए। एक आने के बाद उसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाता है? स्टॉक से लाइबिलिटी बढ़ती है। यहां पे एसेट बढ़ा तो सामने लाइबिलिटी बढ़ती है। अब स्टॉक आया तो ये परचेस हुआ है तो एक्सपेंस बढ़ गया। हेलो, ठीक है ना। फिर मैंने सैलरी पे की तो सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो यहां से क्या होगा? बैंक अकाउंट में से पैसा कम होगा क्योंकि पे की, और पे नहीं की होगी तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां पे देखो, अभी जब जब असेट बढ़ेगा तो कोई ना कोई असेट कम होगा। जब जब एक असेट बढ़ेगा तो कोई ना कोई असेट, जब जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तब तब असेट बढ़ेगा। जब जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तब तब, मैंने बैंक से 10 करोड़ का लोन लिया तो लाइबिलिटी बढ़ गई। अरे लेकिन बैंक में भी क्या आ गए? 10 करोड़ आ गए। जब जब लाइबिलिटी रिपे होगी तो असेट कम होगा। मैंने बैंक को 2 करोड़ रिटर्न कर दिया तो लाइबिलिटी कम हो गई, लेकिन असेट भी कम हो गया। मेरा क्रेडिटर है बैलेंस शीट में। क्रेडिटर क्या है? अरे लाइबिलिटी है। क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा ना। पे कैसे करूंगा? कैश या बैंक से। तो क्या होगा? असेट कम होगा। कभी कभी स्टॉक रिटर्न दे दूंगा, तभी भी क्या होगा? असेट कम होगा। तो लाइबिलिटी कम होती है तो असेट कम होता है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो असेट बढ़ता है, असेट बढ़ता है तो असेट भी कम होता है। एक असेट देके दूसरा असेट आता है। कैश देके मशीनरी आई तो कैश कम हो गया और असेट बढ़ गया। ये समझ रहे? पहले बैलेंस शीट का रोमांस समझ में आया। एक साइड का इफेक्ट दूसरे साइड पे होता ही है। हमारा सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम हो ही नहीं सकता, इसे डबल इंटरेस्ट सिस्टम। इसलिए डेबिट और क्रेडिट, हर डेबिट का एक क्रेडिट है, हर डेबिट का एक। ये समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूं? या आप बहुत ज्ञानी लोग हो, समझने का ट्राई करो, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद असेट एंड लाइबिलिटी फिक्स हो गए, हमारे बैलेंस शीट डिजाइन हो गया। अब हमको क्या करना पड़ता है? रोज मेहनत करनी पड़ेगी ना, धंधा चलाना है तो रोज बिजनेस में आएंगे, कुछ एक्सपेंसेस इनकर होंगे। रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, ट्रैवलिंग, होटल, बहुत सारे खर्चे करता है बिजनेस। एक 20-25 टाइप के खर्चे करता है, उससे ज़्यादा नहीं होते। अब कितनी भी बैलेंस शीट देख लो 2025, और उसका जो मेन कंपनी लॉ ने समराइज किया 7 टाइप के एक्सपेंस होते हैं। परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस ना, फिर तुम्हारा एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस, बैंक का फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंस, ऑफिस से रिलेटेड के अदर एक्सपेंस। मेनली 5-6 आइटम होते हैं जो सब उसमें कवर होते हैं। उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्स एंड मार्केटिंग, कंप्लायंस कॉस्ट। तो ऐसे एक्सपेंस के हम बड़े बड़े हेड समझेंगे। खर्चा क्यों करता है बिजनेस? व्हाई डू वी स्पेंड, व्हाई डू वी स्पेंड, व्हाई डू वी स्पेंड? क्योंकि हमें इसको स्पेंडिंग करके क्या करना पड़ता है? कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस को डिजाइन करना पड़ता है और मार्केट में उसे सेल करना पड़ता है। कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर 100 रुपया लगता है तो हम उसको 150 रुपये में सेल करने का ट्राई करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी जनरेट द रेवेन्यू। तो इनकम आता है बिजनेस में। ओके, इनकम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? इनकम अगर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? असेट बढ़ेगा। इनका क्रॉस कनेक्शन होता है। देखो ना, इनकम क्रेडिट है ना। अरे इनकम बढ़ने से क्या बढ़ेगा? इनकम बढ़ने से क्या बढ़ेगा? असेट बढ़ेगा ना। कैसे? इनकम का या तो डेटर बनेगा, या तो डेटर पैसा दे देगा, मतलब पार्टी पैसे दे देगा, तो या तो कैश बैलेंस बढ़ेगा या तो डेटर बैलेंस बढ़ेगा। तो इनकम बढ़ने से क्या बढ़ता है? असेट। एक्सपेंसेस बढ़ने से क्या बढ़ता है? फिर एक्सपेंस का अपोजिट क्या है? लाइबिलिटीज। क्रॉस कनेक्शन दिख रहा है। एक्सपेंस डेबिट है तो लाइबिलिटी क्या है? क्रेडिट है। लाइबिलिटी पे होगी तो एक्सपेंस अगर पे हुआ तो एक्सपेंस करते टाइम पे कर दिया तो एक्सपेंस बढ़ गया तो असेट कम होगा। पे किया ना, कैश में खर्चा करके लेकर आए तो कैश कम हुआ और असेट। तो आप बोलोगे हाँ असेट कम, तो एक्सपेंस डेबिट हुआ और ये वाला असेट क्रेडिट हुआ। तो बट आपको अगर गोल्डन रूल नहीं पता तभी भी बढ़ना घटना भी अगर आपको समझ में आता है, क्या इनका क्रॉस कनेक्शन भी इसका डायरेक्ट कनेक्शन भी है। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, 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 ये लोग कनेक्टेड है। आपको गेम खेलने आना चाहिए। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गेम।
अल्टीमेटली इनकम एक्सपेंस करके हम नेट क्या कमाना चाहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और उसके बाद नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब उस बिजनेस का, वो ट्रांजैक्शंस का, वो व्यापार का आपका इनकम क्या है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्जिन ऑफ अ बिजनेस। आप बिजनेस मार्जिन में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एंड नेट प्रॉफिट मतलब फिर आपने बैंक का लोन लिया क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, तो इंटरेस्ट कॉस्ट आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया, आपका हेड ऑफिस एक्सपेंस आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया, मार्केटिंग कॉस्ट आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया, क्योंकि आप कभी ये नहीं बोल सकते ये मार्केटिंग किया तो इतने प्रोडक्ट सेल हुए, ऐसे नहीं होता कभी। प्रोडक्ट बिना मार्केटिंग के सेल हो सकते और मार्केटिंग के बाद प्रोडक्ट सेल भी नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी है, तो देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। हाँ, लेकिन मुझे ये बॉटल बनाने के लिए इतने किलो का प्लास्टिक लगता है, वो क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो आपको पता चलना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या फर्क है। उसके लिए अकाउंट्स पढ़ो, कॉस्टिंग पढ़ो, आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। टाइम लगता है वो सब समझने के लिए, लेकिन बेसिक्स तो समझो। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने एक अकाउंटिंग समझा यहाँ पे, एंड अकाउंट्स का इफेक्ट्स देना समझ में आया आपको। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हो गए, जर्नल एंट्रीज हो गई। जर्नल एंट्रीज को हमें समराइज करना पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज को डे बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक दिन में क्या क्या हो सकता है। खाली इनकम ट्रांजैक्शन होंगे आज, इनकम भी होगा, एक्सपेंस भी होगा, असेट भी परचेस होंगे, असेट सेल भी होंगे, लाइबिलिटी टेकन होगी, लाइबिलिटी रिपेयर। तो एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। हमें ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा। तो हम क्या बनाते हैं उसके, लेजर्स। अब लेजर्स मुझे बताओ, मल्टी लेजर होने चाहिए क्या? समरी ऑफ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज की जहां पे समरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। जर्नल एंट्रीज की जहां पे समरी लिखी जाती है। तो मुझे जानना है कि टोटल मंथ में मैंने परचेस कितना किया है, तो मैं जर्नल एंट्री ओपन करूं, डे बुक ओपन करूं कि परचेस लेजर ओपन करूं? क्योंकि परचेस लेजर ओपन करूंगा तो उसके महीने में अलग अलग डेट पे जो जो परचेस हुए रहेंगे सारे वहां पे होंगे। मुझे देखना है पूरे मंथ में सैलरी कितनी दी, तो क्या मैं डे बुक ओपन करके देखूं? नहीं, मैं सैलरी लेजर ओपन करूंगा। मुझे असेट देखने हैं तो मैं असेट का लेजर ओपन करूंगा। मुझे लाइबिलिटी देखनी है तो मैं लाइबिलिटी का। तो हर एक आइटम का हमारे यहाँ पे क्या होता है, लेजर होता है। अब आपने पेन पेंसिल का लेजर देखा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उतना सब्सटेंशियल आइटम नहीं है। नो बडी बिजनेस वांट टू नो कि हमारे बिजनेस में पेंसिल्स कितने हैं, तो देयर इज नो पेंसिल लेजर। स्टेशनरी में डाल के खत्म कर दिया हमने, उसको राइट ऑफ कर दिया। तो हर आइटम का लेजर नहीं होता। मेन आइटम्स का, अकाउंटिंग हेड्स का क्या होता है, लेजर होता है, जिसकी समरी का कुछ लॉजिक बनता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो दैट इज द लेजर्स। क्या क्या मेन लेजर्स होते हैं किसी भी बिजनेस के? मेन लेजर बताओ ना, क्या होते हैं मेन लेजर्स? परचेस में भी आप अगर जीएसटी वाला होगा तो जीएसटी, नॉन जीएसटी, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, और उसमें भी अगर रेट वाइज होता है तो आप रेट वाइज रखते हो, ठीक है ना। तो परचेस लेजर्स होते हैं। और परचेस के साथ तो जीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी के जो लेजर होते हैं वो होते हैं आपके साथ। टीडीएस वगैरह होता है तो टीडीएस, टीसीएस का भी लेजर आप बनाते हैं वहाँ पे। ये परचेस के रिलेटेड हो गए। और पार्टी लेजर भी बनेंगे। जिन पार्टियों से क्या करोगे आप, परचेस करते रहोगे, तो हर पार्टी का लेजर होना चाहिए। देयर कैन नॉट बी सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स का लेजर, क्योंकि पार्टी अलग अलग है। कौन से पार्टी को क्या देना है आपको पता होना चाहिए। तो हर पार्टी का लेजर बनता है वहाँ पे। अगर उधारी में लेते हो तो, कैश पे लेते हो तो पार्टी लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी उसका हम सिस्टम बनाना होगा तो हम पहले पेबल की एंट्री मारते हैं, फिर पेमेंट की एंट्री मारते हैं। यस, एंड सेल्स लेजर। तो जैसे परचेस लेजर होते हैं वैसे कौन से लेजर बनते हैं, सेल्स। लेकिन सेल्स का ये लेजर बता रहा है, सेल्स इज अ हेड। लेजर आपकी बनते हैं प्रोडक्ट वाइज। तो जो अपने प्रोडक्ट सेल किए, आपको चाहिए ना, समरी चाहिए ना। तो सर्विस इंडस्ट्री में मुझे चाहिए कि मैंने ऑडिटिंग से कितना कमाया, मैंने आईटीआर से कितना कमाया, मैंने कंसल्टेंसी से कितना कमाया। तो वैसे सब लेजर बनते हैं, लेकिन उनका मेन लेजर क्या है, सेल्स, ठीक है ना। और उसमें भी अगर मेरा भी अगर होगा नील प्रोडक्ट एक्सपोर्ट वगैरह, तो उसके हिसाब से जीएसटी के हिसाब से अगर चेंज हो रहा है तो उसके लेजर बनेंगे। यस, एंड अगेन पार्टी लेजर बनेंगे। हाँ, और एक्सपेंस में क्या होगा फिर, जितने एक्सपेंस होते हैं हमारे, सैलरी तो जितने लोग हमारे पास जॉब करते हैं उनकी लेजर बनते हैं ना। तो रमेश लेजर, सुरेश लेजर, सैलरी लेजर है उनके। ठीक, एक बंदे को मैंने कितना पेमेंट किया हमें पता होना चाहिए, इसलिए वो पर्सन वाइज लेजर बनते हैं। हाँ, उसका एक कंबाइंड लेजर समरी आता है, वो सैलरी लेजर होता है, ग्रुपिंग बोलते हैं उसको हम, राइट। एंड जितने बैंक अकाउंट होंगे, तो मेरे 5 बैंक अकाउंट है तो मैं एक लेजर नहीं ओपन कर सकता, मुझे 5 लेजर ओपन करने पड़ेंगे। मेरे 4 क्रेडिट कार्ड है तो
4 लेजर बनाने पड़ेंगे। मेरे 2 सीसी अकाउंट है तो 2 सीसी अकाउंट के लेजर, मतलब जितने अकाउंट है, जितना अकाउंट नंबर्स है उतने लेजर बनेंगे। एक कैश लेजर होगा, कैश में भी मेन कैश और पेटी कैश अलग अलग होता है, कोई कोई रखता है। मेन कैश का लेजर अलग और पेटी कैश मतलब छोटे मोटे एक्सपेंस का कैश का लेजर अलग होता है। और पेट कैश में भी पार्टी वाइज होता है, मतलब कंप्लाइंट डिवीजन का कैश अलग और एजुकेशन डिवीजन का कैश अलग अगर होगा तो हम डाल सकते हैं ना पेटी कैश एजुकेशन या एजुकेशन पेटी कैश। आपको समझ में आना चाहिए, अकाउंटिंग इज फॉर यू। वो देखने के बाद पार्टी को समझ में आना चाहिए, मालिक को और ऑडिटर को समझ में आना चाहिए कि आपने क्या किया है। ओके, तो उतने लेजर्स बनेंगे। असेट जितने होते हैं उन सारे असेट के लेजर बनते हैं। कंप्यूटर का अलग, फर्नीचर्स के अलग, लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर अलग। जितने ओनर होते हैं, शेयर कैपिटल, हर पर्सन का शेयर कैपिटल लेजर बनता है। पार्टी वाइज कैपिटल लेजर बनते हैं, उसमें भी करंट कैपिटल और फिक्स कैपिटल होगा तो वो लेजर अलग। लोन्स के भी अलग अलग बनते हैं डेफिनेटली, और लोन रिपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से या रिपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आप पंचिंग करते हो। कूल, चलो आगे। लेजर समझ में आ गया आप लोगों को? लेजर क्या है? समरी ऑफ जर्नल एंट्रीज। हम पार्टी लेजर ओपन करके हमें समराइज मिलता है। 10 बज गए, मैं थोड़ा ही खत्म कर लेता हूं, ठीक है? आगे चलता हूं, फटाफट ही खत्म कर लेता हूं। लेजर्स हो गया। लेजर्स के बाद लेजर्स की समरी को हम क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को ट्रायल क्यों बोला गया? क्योंकि ये टैली होना चाहिए। दिस इज द समरी ऑफ ऑल लेजर्स। ये क्या है? समरी ऑफ ऑल लेजर्स। तो कितने लेजर से उसकी समरी अगर आपको जनरेट करनी है, 2 ही टाइप के लेजर होंगे। कुछ लेजर्स का डेबिट बैलेंस होगा और कुछ लेजर्स का क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। मुझे बता, डेबिट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? क्रेडिट विदाउट सस्पेंस। तो बोलते हो हाँ टैली हो रहा है, लेकिन एक सस्पेंस लेजर आया वहां पे। अरे नालायक, तो टैली कैसे हो गया? टैली मतलब टैली। अब जब आप ट्रायल बैलेंस निकालते हो तो ऐसा हो सकता है ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ गलतियां हैं, तो जब तक वो एग्जैक्टली टैली नहीं होता तब तक इसको ट्राई करते रहना होता है। इसलिए इसका नाम क्या होता है? ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना? आपको बैलेंस इसको टैली करना है। डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट ऑलवेज विदाउट सस्पेंस। आप बैलेंसिंग फिगर को मार देते हो सस्पेंस, या सस्पेंस नहीं, कुछ नए नए नाम भी आपने तेजस्वी नाम भी निकाले आजकल। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना? तो ट्रायल बैलेंस बन गया। ट्रायल बैलेंस हम कभी भी बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली मंथली बेसिस पे बन के इसका रिकंसिलेशन होना चाहिए, इसे बोला जाता है। इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना, जर्नल एंट्री डेली बेसिस पे होनी चाहिए। ये कब होना चाहिए? डेली। और ये कब होना चाहिए? मंथली। तभी ये सिस्टमैटिक बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है? अब ये ट्रायल बैलेंस हो गया। ऐसा जो 12th ट्रायल बैलेंस होता है, कौन सा वाला? 12th ट्रायल बैलेंस। उससे क्या बनता है? उससे P&L एंड बैलेंस शीट बनती है। 12th ट्रायल बैलेंस जो मंथ एंड का होता है, मार्च एंड का, उससे P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनती है। P&L अकाउंट और बैलेंस शीट आपके टैली में जो दिया जाता है वो फाइनल नहीं होता। उसमें बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं? एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? बहुत सारे एडजस्टमेंट। जैसे डेप्रिसिएशन का एंट्री नहीं मारा होता आपने, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री ईयर एंड पे आता है। प्रोविजंस का एंट्री तो स्टॉक वैल्यूएशन, प्रोविजंस, डेप्रिसिएशन, टैक्स इफेक्ट, रेक्टिफिकेशंस, ये सारे एंट्री जो है वो कहाँ पे पढ़ते हैं? ईयर एंड पे पढ़ते हैं, ठीक है ना? और ये सब एंट्री जब हो जाती है तो आपकी बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनती है? एक, हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है आपकी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, रेवेन्यू स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, बैलेंस शीट होती है, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होता है, ठीक है? ये 5 चीज़ें मिनिमम होती है। ये क्या दिखाता है? P&L क्या दिखाता है? तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है। क्या दिखाता है? परफॉर्मेंस, कि आपने परफॉर्म कैसे किया इस साल। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, डिड यू परफॉर्म इन प्रॉफिट और डिड यू परफॉर्म इन लॉस। लास्ट ईयर से इस साल में आपका रेवेन्यू बढ़ा है कि कम हुआ है?
लास्ट ईयर से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है कि कम हुआ है? तो दोनों साल का होता है आपके सामने। बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन दिखती है, क्या दिखती है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। और ये जो होता है वो एक साल का होता है, ये YOY होता है, ये YOY ईयर ऑन ईयर, मतलब हर साल का P&L अलग अलग होता है। बैलेंस शीट जो होता है वो क्यूमुलेटिव होता है, क्यूमुलेटिव, ये समेशन का साइन है, ठीक है ना। बैलेंस शीट क्या होता है? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब बिजनेस स्टार्ट होने से लेके आज तक जो भी आपने किया और जो आपके पास रह गया, तो मैंने 5 लैंड परचेस किए अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में, तो बैलेंस शीट में कितने लैंड होंगे? और 5 में के 3 बेच दिए होंगे, तो अभी कितने होंगे? तो समझ रहा है, क्यूमुलेटिव होगा। ये इसी साल का नहीं है, ये अभी का है, अभी का फाइनेंशियल पोजीशन। अभी मैं इतने असेट ओन करता है, अभी मेरी इतनी लाइबिलिटी है, वो इस साल की होनी जरूरी नहीं है। P&L में जो होता है वो क्या होता है? इस साल का रिकॉर्ड होता है, इस साल का एक्सपेंस, इस साल का रेवेन्यू, तो वो ईयर स्पेसिफिक होता है। और ये पीरियड का होता है, ये अभी तक का होता है, एज ऑन डेट होता है। अब बैलेंस शीट का टाइटल देखो, एज ऑन डेट, एज एट, और ये होता है फॉर द पीरियड। P&L का टाइटल क्या होता है? फॉर द पीरियड। समझ में आ रहा है? वो उस साल का होता है, साल का, क्वार्टर का, हाफ ईयर का, जो भी पीरियड का आपने बनाया हुआ है, और ये उस दिन का होता है। फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा चेंज होती है। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करने के लिए आपको परफॉर्मेंस चेंज करना पड़ता है। परफॉर्मेंस चेंज करोगे तो पोजीशन चेंज होगी। मैं बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा, मैं लाइफ की भी बात कर रहा हूँ। आपकी अगर अपने लाइफ में अगर पोजीशन चेंज करनी है तो आपको परफॉर्मेंस चेंज करना पड़ेगा। हायर द परफॉर्मेंस, हायर द पोजीशन, लोअर द परफॉर्मेंस, लोअर द पोजीशन, नो परफॉर्मेंस, नो पोजीशन, बैड परफॉर्मेंस, बैड पोजीशन। सिंपल है ना। फिर सर यहाँ पे मेन आइटम होते हैं, मेन लेजर होते हैं। P&L में पूरा डिटेलिंग नहीं होता, बैलेंस शीट में डिटेलिंग नहीं होता, वहाँ पे मेन लेजर्स होते हैं। सर मेन लेजर्स का डिटेल चाहिए, डिटेल। फिर वो पैरा भी हो सकता है और समरी ऑफ ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। तो हमको मेन नंबर्स को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन। तो वो कहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं? हम नोट्स टू अकाउंट्स में करते हैं। ये बहुत डिटेल में होता है, यहाँ पे डिटेल्स होते हैं, डिटेल्स विथ एक्सप्लेनेशन। डिटेल्स विथ क्या होता है? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होता है, जो हर नंबर को एक्सप्लेन करता है। बिजनेस में कैश कहां से आया और कहां पे गया, तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो एंड ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, 4 ही चीजें होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी चीजें होती है? 4 चीजें होती है। ओपनिंग बैलेंस होता है, स्टार्टिंग ऑफ द हमारे पास कैश कितना था, बैंक बैलेंस कितना था, फिर पूरे साल भर में इनफ्लो कैसे हुआ, आउटफ्लो कैसे हुआ, तो पैसा आया कहां पे, पैसा गया कहां पे। कैश इज किंग। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर कैश भी तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना। पता चला तुमने 3 करोड़ का सेल किया, तुम्हारा 2.5 करोड़ का डेटर है, क्या फायदा ऐसे धंधे का? पैसा है नहीं तुम्हारे पास, तुम अच्छा प्रॉफिट बनाया लेकिन खाली हवा में है, वो पैसा नहीं आया अभी तक। तो पैसा आना भी इंपॉर्टेंट है। तो कैश फ्लो इज इंपॉर्टेंट। कैश फ्लो में 3 मेन एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब ऑपरेशंस करके कैश कैसे हिलाए, फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब लोन लेके लोन रिपे करके कैसे किया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब असेट परचेज एंड असेट सेल के साथ कैसे कैश का मूवमेंट हुआ है। तो ये 3 एक्टिविटीज वहां पे होती है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड लास्टली चेंज इन इक्विटी, स्टार्टिंग में ओनर कौन थे, एंड में ओनर कौन है, कंपनी के मालिक कौन है, और उसमें अगर कोई चेंजेस हुआ है क्या शेयर होल्डिंग में, तो दैट इज स्टेटमेंट इन चेंज इन इक्विटी। इतना सबका जब समरी बनता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज होता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज होने के बाद अगले लेक्चर में हम ऑडिटिंग कैसे करेंगे, ऑडिट स्टार्ट कैसे करेंगे, उसकी बात करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, हमने फेज़ 1 सीखा और फेज़ 2 सीखा। फेज़ 1 में हमने थोड़ा बात किया, जनरली बात किया कि बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं। और रिकॉर्ड बनने के बाद उसका प्रॉपर एक क्या होना चाहिए, बिजनेस में अकाउंटिंग प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अब ये थोड़ा बहुत समझ में आया रहेगा तो आपको अगले लेक्चर में ऑडिट समझ में आएगा। तो वी आर स्टार्टिंग द ऑडिट एक्चुअली। फेज 3 इज ऑडिट एंड देन फेज 4 इज फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स एंड कंप्लायंस। ITR जाना चाहिए, GST का 9 बनना चाहिए, 9C बनना चाहिए। हम उसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग बात करेंगे। समझ में आ रहा है? दैट इज फेज 4। ओके, कैन वी क्लोज दिस लेक्चर? कुछ डाउट है? नहीं? ओके, नमस्कार।